नम नमस्कार, सुप्रभात। आज गुरुवार 9 जून भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स, जीवन का भारतीय प्रतिमान। मार्गदर्शक है हमारे दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। पिछले हफ्ते हमने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जान लिया। आज उनके बारे में अगली जानकारी लेने वाले हैं। श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। सर आप म्यूट हो गए हैं। ठीक है, अब सुनाई दे रहा है जी। तो पिछले व्याख्यान पुष्प में हमने व्यवस्थाओं की कुछ आधारभूत बातों के बारे में जानने का प्रयास किया था। व्यवस्थाओं के दीर्घ काल तक चलने के लिए कौन से बिंदु, कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने निर्माण की हुई व्यवस्थाएं लाखों वर्षों तक, भारत में अंग्रेज आए तब तक मोटे मोटे तौर पर उपस्थित थी। हालांकि उसमें काल के प्रवाह में कुछ त्रुटियां निर्माण हो गई थी। हमारे आलस और प्रमाद के कारण कुछ कमियां निर्माण जरूर हुई थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये व्यवस्थाएं श्रेष्ठ थीं और इसके लिए यह बनी रही। यह प्रकृति सुसंगत थी, इसके लिए बनी रही। यह धर्म के नियमों के अनुसार थी, इसके लिए बनी रही। और उसका प्रमाण हमने देखा। एंगस मेडिसन का जो आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण का जो फल सामने आया है, उसमें किस प्रकार से भारत पिछले 2000 वर्षों से अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने लूटपाट शुरू की, उससे पहले तक विश्व का सबसे अग्रणी ऐसा आर्थिक दृष्टि से संपन्न ऐसा देश था। आर्थिक स्थिति अलग से श्रेष्ठ बने, यह संभव तो तभी होता है जब किसी की लूट मार करके आप अपने को संपन्न बनाएं, जैसे यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने किया है। औरों को लूट कर, उन पर अत्याचार कर इन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इसलिए इनकी जो बाकी सब व्यवस्थाएं हैं वो घटिया होने पर भी ये कुछ काल तक तो आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रणी रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन भारत जो लाखों वर्षों से आर्थिक क्षेत्र में भी अग्रणी रहा, उसका मुख्य कारण केवल आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी होने से नहीं चलता है, तो पूरा समाज जीवन श्रेष्ठ बने उसका एक हिस्सा इस रूप में अर्थव्यवस्था भी श्रेष्ठ बने, यह रहा है। और इस दृष्टि से भारतीय हमारे पूर्वजों ने जो प्रमुख रूप से 3 व्यवस्थाएं निर्माण की थी, उनके बारे में आज हम विचार करेंगे। पिछले पुष्प में जैसे हमने व्यवस्था धर्म का विचार किया था, भारतीय समाज जीवन यह धर्म प्राण जीवन है। और धर्म का अर्थ है सृष्टि के संचालन के नियम।
या यूं कहिए कि विज्ञान के नियम ही धर्म है, तो कोई गलत नहीं है। तो धर्मयुक्त, धर्म से नियंत्रित, इस प्रकार की धर्म से निर्देशित, नियमित ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, वो दीर्घ काल तक काम करती हैं और श्रेष्ठता से काम करती रहती हैं। अब हम प्रत्यक्ष में यह हमारी व्यवस्थाएं समाज जीवन में प्रत्यक्ष में कैसे चलती थी, इसके बारे में अब विचार करेंगे। सबसे पहले तो इन सभी व्यवस्थाओं के लिए जो समान बातें, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला तो यह है कि कोई भी समाज जीवन सदाचार से अच्छा चलता है, लेकिन केवल सदाचार से अच्छा नहीं चलता। सदाचार तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यदि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो सदाचार से जीवन जीना संभव नहीं है। जैसे वर्तमान की न्याय व्यवस्था में कोई वकील चाहे कि वह केवल सत्य का पक्ष लेकर ही उसके लिए लड़ेगा, तो भूखा मरेगा, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें वकील को सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही पड़ता है, मजबूरी में वो बाध्य है इसके लिए। इसलिए सदाचार के साथ में ही श्रेष्ठ व्यवस्थाओं का होना भी उतना ही आवश्यक है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जितनी ये व्यवस्थाएं धर्म सुसंगत होंगी, विज्ञान सुसंगत होंगी, उतनी ये दीर्घ काल तक चलेंगी, उतनी ये सबके लिए लाभकारी रहेंगी। तीसरी बात यह है कि यह सर्वसमावेशी होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति के लिए यह होनी चाहिए। यह सर्व सहयोग से चलने वाली होनी चाहिए। समाज जीवन के हर व्यक्ति का उस हर व्यवस्था में कुछ दायित्व बनता है। इस दायित्व का वह जब निर्वहन ठीक से करता है तो व्यवस्था ठीक से चलती है। और तीसरा जो है वह सर्वहितकारी है। यह व्यवस्थाएं सर्वहितकारी हो, कोई भी इससे वंचित न रहे, उसका हित इसमें न देखा गया हो, ऐसा न होए, इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर हमने ये भी देखा था कि ऐसे व्यवस्था के नियम कौन बनाता है। तो व्यवस्था धर्म के अनुसार नियम बनाना यह धर्माचार्यों का काम माना गया। हमारे शासन का काम तो धर्माचार्यों ने जो नियम बनाए हैं, एक मोटा मोटा ढांचा प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर समाज जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा। धर्म विरोधी तो कुछ बातें नहीं हो रही हैं। ऐसी धर्म विरोधी बातों को नियंत्रित करना इतना मात्र शासन का काम हुआ करता था। इसके साथ में एक और भी बात शासन देखा करता था, जिसका विचार हम आगे के रक्षण व्यवस्था के समय बात करेंगे, कि अन्य व्यवस्थाओं की श्रेष्ठता यह बनी रहे, यह देखना भी शासन का काम होता था, क्योंकि इससे शासन चलाना सरल हो जाता। अभी इन प्रमुख व्यवस्थाओं में 3 व्यवस्थाएं आती हैं। पहली है शिक्षण व्यवस्था, दूसरी है रक्षण व्यवस्था और तीसरी है पोषण व्यवस्था। अब देखेंगे कि यह भी कितना सुसंगत ऐसा जीवन का प्रस्तुतिकरण है। जो समाज जीवन में 4 वर्ण के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों का काम तो भगवत गीता बताती है कि परिचर्यात्मक, ये 3 वर्णों के जो लोग हैं उनकी परिचर्या करना, उनकी सेवा करना।
नौकरी अलग बात होती है, सेवा करना। और ये बाकी तीन जो वर्ण हैं, इनमें इन तीन व्यवस्थाओं का दायित्व मोटे तौर पर बटा हुआ है। ब्राह्मण वर्ण के लोग जो हैं वह शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, क्षत्रिय वर्ण के लोग रक्षण व्यवस्था की दृष्टि से, और वैश्य वर्ण के लोग पोषण व्यवस्था की दृष्टि से सक्षम बने, सक्रिय बने, सामर्थ्यवान बने, यह अपेक्षित होता है। ऐसा जब होता है तो ये तीनों व्यवस्थाएं अच्छी चलती है। सबसे पहले अब हम शिक्षण व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि प्रमुखता से यह ब्राह्मण वर्ण के लोगों का दायित्व है। और मैं जब ब्राह्मण वर्ण के लोगों की बात करता हूं तो हर जाति में जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं उन सबकी बात करता हूं। जैसे हम जानते हैं सब लोग कि बाबा साहब अम्बेडकर को शूद्र माना जाता रहा, लेकिन उनका आप चरित्र देखेंगे तो ध्यान में आएगा उनका पूरा जीवन तो ब्राह्मण कर्म करने में गया, कुछ मात्रा में क्षत्रिय कर्म करने में गया। उनको शूद्र कह सकें ऐसा शायद ही कोई काम उनके जीवन में हुआ होगा। तो ब्राह्मण वर्ण के बाबा साहेब अम्बेडकर महार जाति में जन्मे थे, इसे हमें समझना होगा। इसलिए हर जाति के जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, शिक्षा व्यवस्था का दायित्व उन सब का है। केवल ब्राह्मण जातियों में जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं केवल उनका ही नहीं है। तो तीनों जातियों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों प्रकार की जातियों में जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं उनका यह दायित्व बनता है कि श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था समाज जीवन में स्थापित हो, बनी रहे, दीर्घकाल तक चलती रहे। इस दृष्टि से शिक्षण व्यवस्था का दायित्व यह समाज जीवन में जितने भी ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं उनका हुआ करता था। मार्गदर्शन तो उनका हुआ करता था, दिशा निर्देशन तो उनका हुआ करता था, लेकिन अनुपालन तो सबको करना होता था। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, अब ये छोटा बच्चा है लेकिन यह भी घर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें काम तो करता ही है। जैसे वो देखता है कि बाहर कोई झगड़ा हो गया है और उनके पिताजी कठिनाई में है, तो घर में दौड़ के आता है और घर के सब लोगों को बताता है, देखो बाहर झगड़ा हो रहा है। एक ढंग से देखा जाए तो वह रक्षण व्यवस्था का अपना दायित्व पूरा करता है। अब ये छोटा बच्चा है, उससे जो छोटा उसका भाई होता है, बहन होती है, तो उसके लिए वो शिक्षक भी होता है, क्योंकि बड़ा भाई कैसा व्यवहार करता है इसे देख देख कर छोटे भाई तैयार होते हैं, छोटी बहन तैयार होती है। तो शिक्षक का भी काम करता है, वह रक्षक का भी काम करता है, और आवश्यकता पड़ने पर पोषक का भी काम करता है, उनको खाना खिलाता है, उनको खाना खाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से छोटे बालक से लेकर वृद्ध से वृद्ध ऐसे व्यक्ति तक सभी व्यक्ति समाज जीवन के इसमें शूद्र भी आ जाते हैं। इन सबका दायित्व इन तीनों व्यवस्थाओं में योगदान देने का होता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसी प्रकार से शिक्षण क्षेत्र में भी यह व्यवस्था अच्छी चले, यह देखने की जिम्मेदारी समाज जीवन के सभी लोगों की होती है। क्योंकि शिक्षण यदि अच्छा रहा तो समाज जीवन सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है, सुसंस्कृत हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है और सुरक्षित भी हो जाता है। इसलिए शिक्षण व्यवस्था यह इन तीनों व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। शिक्षण व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य जीवन के जो तीन प्रमुख पहलू हैं, पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है समष्टिगत यानी समाज से संबंधित, और तीसरा है सृष्टिगत।
ऐसे तीनों जो उसके पहलू हैं हर व्यक्ति के जीवन के, उसमें व्यक्तिगत स्तर पर तो लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, सामाजिक स्तर पर यह स्वतंत्रता है। पूरा समाज जीवन, उस समाज जीवन का हर व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव करे, अधिक से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करे, और स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि सुख प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। और ऐसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पूरे समाज को तैयार करना ये शिक्षा का काम होता है। सामर्थ्यवान बनाना, समझदार बनाना, योगदान देने वाला बनाना, ये शिक्षा का काम होता है, क्योंकि यह काम प्रेरणा से होते हैं, डंडे से लेकर नहीं होते हैं। शिक्षा का काम प्रेरणा देने का है। शिक्षा का काम मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने का है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह निपट अज्ञानी होता है। ऐसे अज्ञानी बालक को ज्ञानवान, वह दुर्बल होता है, सामर्थ्यवान और अक्रिय होता है, बस हाथ पैर हिला सकता है, इसलिए बहुत कम सक्रिय होता है। उसे सक्रियतम की सीमा तक पहुंचाना यह शिक्षा का काम होता है। इस दृष्टि से शिक्षा यह जीवन की शिक्षा होती है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। जीवन की शिक्षा का अर्थ ऐसा है कि जीवन जीने के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता होती है, फिर अच्छी जीवन दृष्टि होना आवश्यक है। यह जीवन दृष्टि ठीक नहीं होगी तो पूरा समाज जीवन यह विपरीत दिशा में चल पड़ता है। जैसे वर्तमान का अभारतीय जीवन चल पड़ा है, यह समाज जीवन की सामाजिकता को तोड़कर इसे व्यक्तिवादी बना रहा है। मुझे क्या मिलेगा, यह पहला प्रश्न सबके मन में रहता है। हमारी शिक्षा भी सामाजिकता को तोड़ने का काम करती है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं समाज को तोड़ने का काम करती है। हमारे कानून, हमारी न्याय व्यवस्था समाज को तोड़ने का काम करती है। इस प्रकार से सारा जीवन हमारा अभारतीय हो जाने से इसमें शिक्षा का महत्व अनन्य साधारण हो गया है। और इसे ध्यान में लेकर ही भारत में 150 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं शिक्षा को भारतीय बनाने के, लेकिन यह शिक्षा भारतीय नहीं बन पाई। इसका कुछ विवरण हमने पूर्व के पुष्पों में देखा था। क्योंकि बाकी सारा समाज जीवन जब तक अभारतीय ढंग से चल रहा है, अकेली शिक्षा भारतीय नहीं बन पाती। और इस कारण 150 वर्षों के बाद में भी हम शिक्षण शास्त्र, रक्षण शास्त्र या अर्थशास्त्र, राज्य शास्त्र, समाज शास्त्र, न्याय शास्त्र सभी अभारतीय पढ़ा रहे हैं। 150 वर्षों के भारतीयकरण के प्रयासों के बाद की स्थिति है। और इस दृष्टि से शिक्षा का विचार यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा यह जीवन की शिक्षा होनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा जैसी यदि वह केवल अर्थार्जन के लिए, और वह भी अधूरी, इससे इस शिक्षा की प्राप्ति से अर्थार्जन होगा ही, इसकी कोई आश्वस्ति कोई नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से शिक्षा है जीवन की शिक्षा होनी चाहिए। जीवन सुखमय, शांतिमय बनाने की, सुसंस्कृत बनाने की, समृद्ध बनाने की, सुरक्षित बनाने की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा यह जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसी भारतीय मान्यता है। और इसलिए भगवत गीता कहती है कि इस जन्म में आपने जहां से छोड़ा है वहां से आगे अगले जन्म में आप शुरू करेंगे। तो ये जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस जीवन में गर्भधारणा से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भधारणा से लेकर प्रतिपल प्रतिक्षण
जीवात्मा देह में आकर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ संस्कार प्राप्त करता ही रहता है, और इस दृष्टि से उसे यदि श्रेष्ठ संस्कार श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होती है तो श्रेष्ठ बनने में सहायता होती है। इस प्रकार से शिक्षण यह सर्व जीवन व्यापी है, इसे हमें समझना होगा। और जैसे मैंने बताया कि शिक्षा स्वतंत्रता के लिए शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा मोक्ष के लिए होनी चाहिए। तो मोक्ष के लिए शिक्षा तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में बताया गया है कि धर्म का अनुपालन करते हुए जब हम अपनी इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तो हम प्रयास करते हैं, जिस प्रकार के धन साधन और संसाधनों का उपयोग करते हैं, यह सब जब धर्म युक्त होते हैं तो मनुष्य मोक्षगामी बनता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्रता के बारे में भी मैंने बताया कि जब हम स्वतंत्रता और सहानुभूति इनका संयोग करते हैं, मेरी स्वतंत्रता तब तक ही है जब तक जहां से दूसरे की स्वतंत्रता का आकुंचन शुरू हो जाए, उससे आगे बढ़ने का मुझे अधिकार नहीं है। और ऐसे एक दूसरे की सहानुभूति के आधार पर परस्परावलंबन से स्वतंत्रता की मात्रा को अधिक और अधिक बढ़ाते जाना, यही है समाज जीवन को सुखमय बनाने का बहुत श्रेष्ठ तरीका। सृष्टि के स्तर पर मानव जीवन का लक्ष्य है धर्म का पालन, क्योंकि सृष्टि का अर्थ ही है सृष्टि संचालन के नियम। इन नियमों के अनुसार, यानी विज्ञान के नियमों के अनुसार, धर्म के नियमों के अनुसार जीवन जीना, यह सृष्टिगत स्तर पर का मानव जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए शिक्षा यह जो है, यह व्यक्तित्व के समग्र विकास की शिक्षा होती है। समग्र विकास के जो 3 प्रमुख पहलू हैं, व्यक्तिगत विकास जिसमें हमने पूर्व में चर्चा की है, विचार किया है, जिसे शंकराचार्य जी ने पंचकोश के रूप में कहा है, तो तैत्तिरीय उपनिषद ने जिसे पंचविध पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। अन्नमय से लेकर आनंदमय पुरुष तक, यह व्यक्तित्व के 5 प्रमुख पहलू होते हैं, इनका विकास हो। साथ में समष्टिगत विकास, यानी पूरी विश्व भर में मानव जाति है, इसके साथ में आत्मीयता का भाव, प्रेम का भाव, सहानुभूति का भाव, कुटुंब भाव, इसका विकास हो, और वैसा व्यवहार भी लोग करें, तब समष्टिगत विकास होता है। और ऐसा ही जब सृष्टि के चराचर ऐसे सभी तत्वों के साथ में हम एकात्मता के भाव से, कुटुंब भावना से जुड़ जाते हैं, तब हम सृष्टिगत विकास के मार्ग पर चल पड़ते हैं। और सृष्टिगत विकास की जो चरम सीमा है, इस सृष्टि के हर अस्तित्व के साथ में हम जब साथ में एकात्मता अनुभव करते हैं, कुटुंब भाव अनुभव करते हैं, तो परमेष्ठिगत विकास यानी जिसे मोक्ष कहते हैं, वो तो अपने आप मिल जाता है। इस दृष्टि से व्यक्तित्व के या व्यक्ति के समग्र विकास के लिए शिक्षा, यह शिक्षा का लक्ष्य बन जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय शिक्षा में, जैसे मैंने कहा कि धर्म के नियम तो ठीक हैं, लेकिन उनके अनुसार व्यवस्थाएं यदि ठीक से नहीं बनी, उन व्यवस्थाओं को ठीक से चलाने वाले लोग यदि ज्ञानी, कुशल, सामर्थ्यवान नहीं हुए, तो व्यवस्थाएं ठीक से चल नहीं पाएंगी। इस दृष्टि से जो मनुष्य की स्वाभाविक आयु की अवस्था है और जो उसका स्वभाव है, जो वर्ण है, उस वर्ण की शिक्षा भी शिक्षा का एक बहुत अहम ऐसा हिस्सा है। एक और तो उसके स्वभाव की शुद्धि वृद्धि की शिक्षा,
शुद्धि इसके लिए कि उसमें मिलावट यदि कुछ है तो उसको दूर करो, नई मिलावट न होने दो। और बुद्धि ऐसी जो स्वभाव उसका तीव्रता से उस वर्ण का बना है, उसकी वृद्धि करो, उसकी सामर्थ्य बढ़ाओ। यह तो वर्ण शिक्षा का विषय हुआ। आयु के अनुसार भी शिक्षा का विषय होता है, और इस दृष्टि से गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह शिक्षा चलती रहती है। वानप्रस्थी भी कुछ न कुछ तो सीखता ही रहता है, सन्यासी भी कुछ न कुछ तो नया सीखता ही रहता है। उसको सीखना, उसको अपने अनुभव के आधार पर परखना, और उसमें से जो सर्वहितकारी है उसे लोगों तक पहुंचाना, यही काम ज्येष्ठ लोगों का होता है, होना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की। अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बिना ऐसी शिक्षा संभव नहीं है, वह पहलू है प्रत्यक्ष शिक्षक। शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक यह आचार्य होना चाहिए, जो स्वयं जो लोगों को उपदेश कर रहा है, लोगों को बता रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, उसके अनुसार स्वतः अपना जीवन जीने वाला होना चाहिए। और इसीलिए आचार्य की परिभाषा भी उसी प्रकार से की गई है कि जिसमें आचार्य शास्त्रों को समझे, विज्ञान को समझे, धर्म को समझे, उसके नियमों की पेचीदगियों को समझे, और उसके अनुसार समाज को अपने जैसा बनाने की दृष्टि से मार्गदर्शन कर सके, मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य रखता हो, मार्गदर्शन करने की इच्छा रखता हो, मार्गदर्शन करने का कौशल्य रखता हो, वह शिक्षक होता है, वह आचार्य होता है। शिक्षक के लिए इसी कारण पूरे समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाना यह मेरा दायित्व है, ऐसा जो मानता है और उसके हिसाब से अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर समाज हित में लग जाता है, वह शिक्षक होता है, वह आचार्य होता है। भारतीय परंपरा में शिक्षक या आचार्य ये नियुक्ति से नहीं होते हैं, बन जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का अध्ययन, व्यवहार, आचरण इतना श्रेष्ठ बन जाता है कि लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि भाई आप तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े अनुभवी हो, बड़े चिंतक हो, हमें बताइए हमने क्या करना चाहिए। ऐसा जब होता है और जब यह उपदेश करता है, लोग उसको सुनते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक पाते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं, तब वह व्यक्ति अपने आप आचार्य बन जाता है, अपने आप शिक्षक बन जाता है। तो शिक्षक यह स्वयंभू पद होता है। इसके लिए श्रेष्ठ शिक्षक बनने के लिए तो जन्मजात ऐसे पूर्व कर्मों के फलों के साथ में जिसने जन्म लिया है, जिसे श्रेष्ठ संस्कार, शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, ऐसा ही व्यक्ति श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ आचार्य बन सकता है। आचार्य के और छोटे छोटे गुणों का विषय तो हम आगे जब शिक्षण शास्त्र का या भारतीय शिक्षण दृष्टि का विचार करेंगे तब थोड़ा और गहराई से करेंगे। अब यह इतना ही समझ लेना आवश्यक है, इस शिक्षा के लक्ष्य की ओर जो ले जा सके समाज को, समाज जीवन में व्यक्ति को, वह शिक्षक होता है। इस शिक्षण व्यवस्था की अर्थव्यवस्था कैसे होती है? तो सबसे पहली बात तो यह होती है कि शिक्षण यह निःशुल्क होता है, हर स्तर पर निःशुल्क होता है। प्राथमिक स्तर पर भी, शिशु वाटिका के स्तर पर भी और पीएचडी के स्तर पर भी यह निःशुल्क ही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा यह
सामाजिक जिम्मेदारी है। हर बच्चा, समाज जीवन में हर बच्चा श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त करे, श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त कर समाज जीवन का एक जिम्मेदार, सामर्थ्यवान, कर्तृत्ववान ऐसा एक योगदान देने वाला घटक बने। यह समाज के हित की बात होती है और इसलिए शिक्षा श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ रहे और हर बालक को शिक्षा प्राप्त हो, यह देखना यह समाज का दायित्व होता है। और समाज का ही एक हिस्सा शासक होने के कारण शासन का भी यह दायित्व होता है। इस दृष्टि से अर्थव्यवस्था का विचार करते समय सबसे पहली बात तो यह कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अब निःशुल्क होनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन फिर ये गुरु का जीवन चलेगा कैसे? उसकी आजीविका कैसे चलेगी? खाएगा क्या? रहेगा कहाँ? इसलिए शिक्षा की अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत हमारे यहाँ बिंदु माने गए थे, वह शिक्षा को बेचकर नहीं किया जाता। तो शिक्षा प्राप्ति के कारण मुझे जो लाभ होने वाला है, उसके लिए गुरु दक्षिणा दी जाती थी। और गुरु दक्षिणा का प्रमाण गुरु नहीं बताता था, सौदा नहीं था। तो शिष्य उसकी जितनी भी क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, उसके परिवार का आर्थिक सामर्थ्य है, उसके अनुसार गुरु को दान करता था, गुरु दक्षिणा देता था। और एक तरीका था, जब प्रवेश के लिए आता था तो समिधा लेकर आता था। जो बहुत गरीब होता था, जिसके पास कोई धन नहीं होता था, तो गुरुकुल आते समय रास्ते में यज्ञ में आहुति देने के लिए कुछ समिधाएं लेके आता था। लेकिन यह समित पाणिता का जो एक योगदान था गुरुकुल चलने में, यह भी महत्वपूर्ण था। जब कोई अमीर घर का, संपन्न ऐसे घर का विद्यार्थी प्रवेश के लिए आता था, समित पाणी बनकर आता था, तो समिधा लेकर आता था। ये जो गुरुकुल का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसे चलाने के लिए मैं, मेरा परिवार कितना अधिक से अधिक दे सकते हैं, उतना लेकर वह आता था। समित पाणी होना इसका अर्थ यह होता था कि मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं गुरुकुल को प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क दूं। गुरुकुल कोई प्रवेश शुल्क का नियमन नहीं करता था, नहीं बताता था इतने स्वर्ण आपने देने या इतने रजत आपने देने हैं। लेकिन यह शिष्य पर और शिष्य के जो पारिवारिक लोग हैं, कुटुंबिक लोग हैं, उन पर निर्भर करता था। और समाज जीवन में यह मान्यता थी कि हर कुटुंब ने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने बालक को समित पाणी बनाकर भेजना चाहिए। तीसरा जो अर्थव्यवस्था का आधार होता था, वह दान हुआ करता था। शासक ऐसा दान दिया करता था, शासकीय कोष में से, कर के माध्यम से जो उसने कोष प्राप्त किया है, निर्माण किया है, उसमें के माध्यम से, तो इस दान के ऊपर चलता था। फिर जो पूर्व विद्यार्थी, जब दीर्घ काल तक कोई विद्या केंद्र चलता था, तो पूर्व विद्यार्थी भी उसमें योगदान देते थे, एक कृतज्ञता के भाव से देते थे, सामाजिक कर्तव्य की दृष्टि से देते थे। और सबसे अंतिम जो था और सबसे महत्वपूर्ण भी था, वो यह था कि गुरुकुल अपनी आवश्यकताओं को तो कम रखता था, और उसमें भी जो अपनी अन्न से संबंधित आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति तो खुद ही कर लेता था। हर गुरुकुल की अपनी खेती होती थी और इसके लिए अन्न का उत्पादन वहां होता था। और हम देखते हैं जो सामान्य जो लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, आप उनकी जो अर्थव्यवस्था का थोड़ा
निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 60 से 80% उनका खर्चा जो है वो अन्न पर होता है। जो ऐश आराम करने वाले लोग हैं उसमें तो ये जो परसेंटेज है ये विषम होगा, यानी अन्न के ऊपर बहुत कम खर्चा होता होगा और ऐश के ऊपर बहुत ज्यादा, संभव है। लेकिन जो सामान्य गरीब व्यक्ति है उसके लिए तो इतना पर्याप्त होता है। और गुरुकुल का जीवन जो होता था बहुत सरल सादा, प्रकृति सुसंगत ऐसा जीवन होता था। परिश्रम युक्त जीवन होता था, परिश्रम करने की आदत बनी रहे, जिससे उत्तर काल में जब प्रत्यक्ष समाज जीवन में कोई कठिनाई आती है तो व्यक्ति टूट न जाए, झुक न जाए। इस प्रकार से परिश्रम की आदत डलती थी गुरुकुल में। और इस प्रकार से जब जैसे भट्टी में डालकर मटके को तैयार किया जाता है तपाकर, इस प्रकार से तप कर गुरुकुल में से ये युवक निकलते थे तो समाज जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने श्रेष्ठ तत्वों के आधार से जीते हुए आगे बढ़ते थे। तो शिक्षण व्यवस्था की दृष्टि से शासक और समाज की जिम्मेदारी भी हमने देखी। ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा होना उनके लिए हितकारी होता था। इसके लिए वह सब ऐसा कोई भी श्रेष्ठ विद्या केंद्र चलता हो तो उसके लिए सहायता, उसके लिए सामर्थ्य, उसके पीछे खड़ा करना, उसके लिए दान आदि के माध्यम से आर्थिक सहायता करना, ये सब जिम्मेदारी समाज उठाता था। और इसके लिए आर्थिक निश्चिंतता के कारण गुरु अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ विद्यार्थियों को विद्या का दान करता था। एक और शिक्षक का गुण भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक यह विद्यार्थियों का मानस पिता है। ऐसा जब शिक्षक मानता है तब वह हर पात्र विद्यार्थी को उसकी पात्रता के अनुसार भर भर कर देता है। वह जितना ग्रहण कर सकता है उतना सब उसको देने का प्रयास करता है, क्योंकि वह अपने को उसके पिता के स्थान पर देखता है। और जिस प्रकार से पिता अपना पूरा जो समृद्धि का क्षेत्र है इसे अपने पुत्र के लिए छोड़कर जाता है, अपने पुत्र के हित के लिए वह निरंतर प्रयासशील रहता है, ऐसा ही गुरु भी होना चाहिए, शिक्षक भी, आचार्य भी होना चाहिए। शिक्षा का ये जो क्षेत्र है ये एक ढंग से देखा जाए नैतिकता का सामर्थ्य है। शिक्षक जो है, जो गुरु है, जो धर्माचार्य है, धर्म सिखाने वाला है, इसकी एक नैतिक सत्ता समाज पर निर्माण होती है। जब यह नैतिक सत्ता शासन की भौतिक सत्ता से अधिक प्रभावी होती है तो शासक भी धर्मयुक्त जीवन पर चलने के लिए बाध्य हो जाता है। इस दृष्टि से सत्ता संतुलन देखना यह भी शिक्षण व्यवस्था का काम होता है। अभी स्वाति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका निवेदन कर लीजिए, उसके बाद में रक्षण और पोषण व्यवस्था का विचार हम करेंगे। जी सर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है और ये 2 खंडों का सेट मात्र 799 रुपए में 30 जून तक हमने इसकी छूट की मर्यादा बढ़ा दी है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं या गूगल पे क्रमांक है हमारा, कृपया नोंद लिख लीजिए
9503864401। भीष्म प्रकाशन का ये गूगल पे का क्रमांक है। इस पर आप गूगल पे करके आपकी प्रत आरक्षित कर सकते हैं। किसी को भेंट देने के लिए, अपने अगली पीढ़ी के लिए ये घर में होनी ही चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। इसकी भी छूट 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसका मूल्य केवल 250 रुपए है। 350 रुपए है, लेकिन हमने आपके लिए केवल 250 रुपए में ही उपलब्ध किया है। दोनों के लिए गूगल पे क्रमांक और लिंक सेम है। कृपया किसी को भेंट देने के लिए, अपने घर के लिए, अपने स्नेहीजनों के लिए ये किताब आप जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। आगे चलते हैं। अब हम रक्षण व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। तो बाकी सब जो महत्वपूर्ण सब व्यवस्थाओं के लिए समान बिंदु हैं, तो रक्षण व्यवस्था के लिए भी लागू हैं। ये रक्षण व्यवस्था भी निःशुल्क होनी चाहिए। रक्षण व्यवस्था भी हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। तो रक्षण व्यवस्था का मोटे तौर पर लक्ष्य क्या है, ऐसा यदि हमें देखना होगा तो प्रजा का योगक्षेम देखना, यह रक्षण व्यवस्था का लक्ष्य होता है। योग का अर्थ है जो कमी है उसकी पूर्ति करना, उसे पूरा करना, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त किया है उसके आरक्षण करना, और फिर जो कमी हुए हो उसकी पूर्ति करना, उसका रक्षण करना। तो इस प्रकार से रक्षण व्यवस्था का काम जो है यह समाज जीवन की सुख, शांति, सुसंस्कृतता, समृद्धि, इन सबकी सुरक्षा करना है। इन सबकी वृद्धि के लिए एक वातावरण बनाना है। इसके विरोधी तत्व, फिर वह संस्कृति के विरोधी तत्व हैं, तो भी उन्हें शासित करने की जिम्मेदारी शासन की होती है। वह किसी के सुख को भंग करने की, अवैध रूप से भंग करने की स्थिति है, उसे दंडित करने का काम शासन का होता है। तो मोटे तौर पर समाज जीवन के हर व्यक्ति के योगक्षेम की और सुख, शांति, संस्कृति, समृद्धता, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन व्यवस्था की, रक्षण व्यवस्था की होती है। अब ये जो रक्षण व्यवस्था है, इसके 7 घटक कौटिल्य ने बताए हैं। सबसे पहला तो शासक है, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा है सेना, चौथा है दुर्ग। दुर्ग यानी ऐसे स्थान जो जीतने के लिए कठिन हो, शत्रु को उन्हें जीतना संभव न हो, उन्हें दुर्ग कहते हैं। फिर गुप्तचर, केवल अपने राज्य में ही नहीं, अपने शासन की जो भूमि है उसमें ही नहीं, तो उसके बाहर भी विश्व भर में जो भी बातें चल रही हैं, जो धर्म के विरोधी हैं, धर्म से सुसंगत हैं, उनको जानना, इसके लिए गुप्तचर विभाग का महत्व अनन्य साधारण होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है उसमें आप देखेंगे उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान उनके गुप्तचर विभाग का हुआ करता था। यानी ऐसा, यानी विनोद से ऐसा कहा जाता था कि वो शाहिस्ता खान अपनी बीवी के साथ में क्या बात करता है, यह भी उस शिवाजी के गुप्तचर उसको बता देते थे, इतना अंदर तक।
इनका गुप्तचर विभाग जो था यह कृतिशील था, प्रभावी था। गुप्तचर विभाग का भी महत्व अनन्य साधारण होता है, अपने देश में भी और बाहर के देश में भी। उसके आगे आता है कर प्रणाली। कर प्रणाली भी शासन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, रक्षण की व्यवस्थाएं होती हैं, गुप्तचर काम करते हैं, सेना काम करती है, तो इन सब के जीविकोपार्जन के लिए और समाज हित की दृष्टि से शिक्षण व्यवस्था अच्छी चले, पोषण व्यवस्था अच्छी चले, इसके लिए शासन को कर प्राप्ति के लिए कुछ नियमों द्वारा अधिकार दिए जाते हैं। कर प्राप्ति कितनी करे, तो सामान्यतः तो यह कहा गया है कि जिस प्रकार से कोई भृंग है, यह फूल पर बैठता है, उसमें से मधु सोख लेता है। अब यह कितनी मधु सोखता है, आप देखेंगे कभी भी उस भंवर ने किसी फूल को इतना शोषण कर लिया कि वो फूल मुरझा गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फूल मुरझा न जाए, इतना ही मधु वह भंवर लेता है। शासन भी प्रजा कुम्हला न जाए, प्रजा के लिए असह्य न हो जाए, इतना ही कर लेना शासन के लिए अपेक्षित होता है। और ऐसा जब शासन करता है तो समाज भी आनंद से, प्रेम से स्वतः होकर कर देता रहता है। तो इस प्रकार से कर संकलन और उसका प्रत्यक्ष विनियोग भी जब समाज देखता है कि समाज के लिए उपयुक्त फिर कुएं बनाना है, सड़कें बनाना है, मंदिर बनाने हैं, कोई व्यायामशालाएं बनानी है, तो इसके लिए जब शासन मदद करता है तो समाज ये अनुभव करता है कि हमारा जो कर का दिया हुआ धन है उसका सदुपयोग हो रहा है, और वह राजा के समर्थन में खड़ा हो जाता। इसी प्रकार से शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी चले, इसके लिए दान देना यह भी शासकीय कोष का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हुआ करता है, होना चाहिए। तो कर संकलन यह उसका एक और हिस्सा है। और अंतिम उसका जो हिस्सा है वह मित्र बनाना। शासन समाज जीवन के जो भी प्रभावी लोग हैं उनको मित्र बनाए रखे, अलग अलग ढंग से। विद्वान है उनका पूजन करे, पूजन करे का अर्थ है उनके चरणों पर साष्टांग दंडवत करना, फूल चढ़ाना, तिलक लगाना, यह तो औपचारिक है, यह नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य तो विद्वानों का जो उपदेश है उसके अनुसार आचरण करना, उसके अनुसार शासन चलाना, इसे विद्वत पूजा कहा जाता है। तो विद्वत पूजा करता रहे शासन, ऐसे विद्वानों को मित्र बनाता रहे। ऐसे वणिक हैं जो समाज जीवन के कठिन पलों में, कठिन क्षणों में अपने भंडार जो हैं गेहूं के या धान के, उनको खुला कर सकें। ऐसे वणिकों के प्रमुखों को मित्र बनाना, ऐसे और भी छात्र तेज रखने वाले, संगठन कुशलता रखने वाले, विविध प्रकार की कौशल कारीगरी का सामर्थ्य रखने वाले ऐसे ज्येष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग, समाज जीवन जिनको देखकर चलता है, ऐसे लोग मित्र बने रहें, यह देखना भी शासन का काम होता है। ये सब बातें, जो 7 बातें हैं, ये जब शासक ठीक से करता है तो समाज जीवन बहुत सुरक्षित हो जाता है। इसमें एक शासन की जिम्मेदारी और भी होती है कि यह जो 7 बातें बताई,
आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन शासन का जो क्षेत्र है उसके बाहर से भी आक्रांताओं की संभावनाएं हो सकती हैं, और इसके लिए स्थान स्थान पर अपने दूतावास रखना, प्रभावी और अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऐसे गुप्तचरों के आधार पर चलने वाले ऐसे दूतावास स्थान स्थान पर अलग अलग राज्यों में, देशों में रखना। दूसरा, इनके साथ में दोस्ती रखना, मैत्री रखना, उनकी कठिनाइयों में सहायता करना, इस दृष्टि से मित्र बनाना उन्हें। और तीसरा जो है वह है, ऐसा करने के बाद भी जो दुष्ट शक्तियां मित्र नहीं बनती हैं, उन्हें गुप्तचर्य के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष आक्रमण करके, जिस प्रकार का हमारी सम्राट व्यवस्था में हुआ करता था, उनको नियंत्रण में रखना, वहां की दुष्ट शक्तियों को दूर कर सज्जन शक्ति को वहां पर स्थापित करना, ये शासन का काम हुआ करता था। शासन के और गुणों में शासक कैसा हो, यह भी महत्वपूर्ण होता है। शासक भी धर्म का जानकार हो, विद्वत पूजा करने वाला हो, रणनीति कुटिल नीति में विशारद हो, जानकार हो, अभोगी हो, उसके पास पूरा ऐश्वर्य है, धन है, साधन है, संसाधन है, लेकिन अभोगी वृत्ति से ये सब मेरा नहीं है, सब तो प्रजा का है या सब तो परमात्मा का है, इस भाव से अपने शासन के रूप में जो कर्तव्य है उनको पूरा करने वाला ऐसा हो, निस्पृह हो, यानी अभोगी हो, ऐसा शासक होना चाहिए। ऐसे शासक भी जन्मजात होते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में शासकों की परंपराएं नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक एक ही कुटुंब का शासन रहा, एक से दूसरा श्रेष्ठ राजा ऐसे बनते रहे, श्रेष्ठता की एक परंपरा निर्माण कर दी। इस प्रकार से जन्मजात शासक के गुण लेकर जिसने जन्म लिया है, उसके संस्कार, शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था, योग्य व्यवस्था करके श्रेष्ठ शासक निर्माण करने की व्यवस्था, यह शासन व्यवस्था का भी अंग है और शिक्षण व्यवस्था का भी अंग है। शासक ने ऐसे श्रेष्ठ शासक निर्माण होने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करने हैं, और शिक्षकों की, आचार्यों की तरफ से मार्गदर्शन भी प्राप्त करना। और इसलिए जो शासक होता है उसकी दिनचर्या भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और इसके बारे में भी कौटिल्य ने बहुत गहराई से बताया हुआ है कि श्रेष्ठ शासक की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। इस प्रकार से रक्षण व्यवस्था का हमने कुछ विचार किया। रक्षण व्यवस्था की ये जिम्मेदारी रहती है हमेशा, तो शिक्षण व्यवस्था के या धर्म के व्यवस्था के निर्देशन, नियमन के अनुसार शासन करे। अब तीसरी व्यवस्था पर आते हैं, यह पोषण व्यवस्था। हम सब जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे जैसे रक्षण की आवश्यकता होती है, वैसे पोषण की भी आवश्यकता होती है, और पोषण से ही उसका रक्षण होता है। तो पोषण व्यवस्था तो ऐसे देखा जाए तो सबसे पहली व्यवस्था है, लेकिन रक्षण व्यवस्था और पोषण व्यवस्था अच्छी चले, ऐसी शिक्षण व्यवस्था नहीं है तो दोनों व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसके लिए हमने उस क्रम से पहले शिक्षण व्यवस्था, दूसरे रक्षण व्यवस्था और तीसरे क्रम पर पोषण व्यवस्था का हम विचार कर रहे हैं। वैसे प्रत्यक्ष जीवन में तो पोषण का विषय तो सबसे पहला होता है।
अरे भाई, जिएंगे तो लड़ेंगे, जिएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? जिएंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, जिएंगे नहीं तो श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? अब ये पोषण व्यवस्था का भी कुछ लक्ष्य है। वह लक्ष्य है समाज जीवन के हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। आवश्यकताओं के बारे में हमने जाना है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह प्राणिक आवेग जो है, इनकी पूर्ति करना ही आवश्यकताओं की पूर्ति है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनका पर्याप्त मात्रा में निर्माण करना और उसका न्याय युक्त वितरण करना, धर्म युक्त वितरण करना, यह पोषण व्यवस्था का काम होता है। केवल आवश्यकताओं तक ही आवश्यक सीमित है यह होता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो धर्म अविरोधी इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। तो ऐसी यथासंभव जितनी धर्म अविरोधी इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति करे, यह पोषण व्यवस्था का लक्ष्य होता है। पोषण व्यवस्था के जो आधारभूत सूत्र हैं, वह है जो कमाएगा वह खिलाएगा, जो जन्मा है वह खाएगा। दूसरा है कोई भी अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रहे। तीसरा है यह बेचने की अर्थव्यवस्था नहीं होगी, बेचने के लिए उत्पादन नहीं बनाएगी, तो यह देने के लिए बनाएगी, यह दान की अर्थव्यवस्था होगी, यह देने की अर्थव्यवस्था होगी। यह जिस प्रकार से कुटुंब में पैसे से व्यवहार नहीं चलते हैं, वहां तो देने के लिए कोई भी काम किया जाता है, दूसरों के हित के लिए काम किया जाता है। इसी प्रकार से जब पोषण व्यवस्था भी देने की व्यवस्था बनती है, जो पात्र है, ऐसे पात्र व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, इसकी आश्वस्ति जब होती है, तब पोषण व्यवस्था श्रेष्ठ है, ऐसा कहा जा सकता है। इस पोषण व्यवस्था में अर्थ का अभाव भी न हो और प्रभाव भी न हो। इसका अर्थ ऐसा है कि इतना धन किसी के पास संचित न हो जाए तो उद्दंड हो जाए, और इतना कम भी धन किसी के पास न हो कि वह लाचार हो जाए, जीने के लिए लाचार हो जाए। इस दृष्टि से यह पोषण व्यवस्था के आधारभूत सूत्र ध्यान में रखकर हमारे यहाँ पोषण व्यवस्था का निर्माण किया गया था। इस पोषण व्यवस्था के जो प्रमुख घटक हैं, वह होते हैं कौटुंबिक उद्योग। दूसरी होती है वर्ण और जाति का ताना बाना, कि कोई भी काम करने के लिए उसके लिए अनुरूप योग्य स्वभाव की आवश्यकता होती है, कौशल की भी आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से वर्ण और जाति दोनों का ताना बाना, यह इसका दूसरा पहलू था। और इसका तीसरा जो पहलू था, यह था ग्रामाधारित यानी प्रकृति सुसंगत जीवन। और इस दृष्टि से गो आधारित ग्राम जीवन, प्रकृति सुसंगत ग्राम जीवन, कौटुंबिक भावना पर आधारित ग्राम जीवन, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत ऐसा क्षेत्र था। हमारे गांव स्वावलंबी होते थे। आज व्यक्तिवादिता के कारण हर व्यक्ति को हम स्वावलंबी बनाएंगे, ऐसा विचार सुनने में आता है। नहीं, मैं स्वावलंबी बन जाऊं पहले। स्वावलंबी तो मोटे तौर पर कुटुंब हुआ करते थे, और अधिक व्यापक स्तर पर ग्राम हुआ करते थे, ग्राम कुल हुआ करते थे। आज जो व्यक्ति के स्वावलंबन की बात होने लग गई है, व्यक्ति ने तो अपनी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए स्वावलंबी होना चाहिए। उनमें भी जो
समाज और सृष्टि से जुड़े हुए विषय हैं, उनमें तो वह समाज और सृष्टि के साथ समायोजन करके ही स्वावलंबी बन सकता है। इसे समझना होगा। इस दृष्टि से ये जो अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्व हुआ करते थे, इसके घटक हुआ करते थे, और इनके आधार पर देश में वस्तु विनिमय से देश नहीं चलता था। गांव चलते थे तो देने की अर्थव्यवस्था के कारण चलते थे। बड़े स्तर पर हाट बाजार भी हुआ करते थे। सामान्यतः यह कहा जाता था, अन्नम बहुपूर्वीत, अन्न जितना उपजा सको उपजाओ, संग्रह करके रखो। प्रकृति की जो अनिश्चितताएं हैं उनका सामना करने के लिए संग्रह करके रखो। लेकिन बाकी सब जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन तो सामान्यतः मांग के अनुसार ही किया जाता था, जिससे प्रकृति का शोषण नहीं होता था, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती थी, लेकिन अतिरिक्त परिश्रम, अतिरिक्त ऊर्जा का विनियोग यह नहीं होता था। अतिरिक्त संसाधनों का बोझा यह प्रकृति पर नहीं पड़ता था। इस दृष्टि से मांग के अनुसार उत्पादन, लेकिन ऐसा होने के उपरांत भी कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन कुछ अधिक हो जाता है, आवश्यकताओं से अधिक हो जाता है। तो ऐसे आवश्यकताओं से अधिक हुए उत्पादन फिर कला के शोभा बढ़ाने वाले, सजावट वाले ऐसे पदार्थों का उत्पादन, कारीगरी, उसके जो उत्पादन हैं, जो सहजता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, इनका हाट बाजार होता था। तो कई गांवों का मिलकर एक सामयिक ऐसा हाट बाजार हुआ करता था, जिसमें या तो वस्तु विनिमय होता था या फिर धन प्राप्त होता था। वह स्वर्ण के रूप में, रजत के रूप में, या अन्य किसी पशुधन के रूप में, इस प्रकार से इसका विनिमय होता था। साथ में विदेश व्यापार भी होता था। तो विदेश व्यापार में भी इस प्रकार से जो अतिरिक्त है देश में, उतने का ही व्यापार होता था। जिस प्रकार से कृषि के बारे में यह चिंता की जाती थी कि कृषि हमारी अदेव मातृका बने, यानी प्रकृति की जो अनिश्चितताएं हैं, वायुमान की जो अनिश्चितताएं हैं, बरसात की जो अनिश्चितताएं हैं, वर्षा की, उनसे बचने के लिए तो अन्न बहुत उपजाओ, भरपूर उपजाओ। इसे अदेव मातृका कृषि कहते हैं। जो देवताएं हैं, वरुण देवता है, वायु देवता है, सूर्य देवता है, इन देवताओं के प्रभाव से मुक्त ऐसी कृषि हमारी रहे। इसी प्रकार से हमारा व्यापार, राज्य का व्यापार जो है, यह अपरमात्रिका होना चाहिए। यानी इसका अर्थ, अपरमात्रिका का अर्थ ऐसा है कि जिसके कारण कोई देश पूरी तरह हम पर अवलंबित रह जाए या हम किसी के ऊपर अवलंबित रह जाए, इस प्रकार का व्यापार नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो अतिरिक्त है उतने का ही हम व्यापार करें। दूसरे देश के पास जो अतिरिक्त है वह हम ग्रहण करें। कठिनाई में तो हर प्रकार की मदद की जा सकती है, लेकिन व्यापार का जो स्तर है वह अपरमात्रिका का हुआ करता था। क्योंकि कोई देश यदि पूर्णतः आप पर निर्भर है और आपकी परिस्थिति उससे सहायता करने की न रहे, तो वह आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है, या आप उस पर आक्रमण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो मध्य पूर्व के, जिसे सामान्यतः मिडिल ईस्ट कहा जाता है, वास्तव में तो हमारे लिए मध्य पश्चिम के जो देश हैं, अरब देश हैं, इनके तेल पर निर्भर करने के कारण हम कई बातें ऐसी हैं जो प्रकट रूप से कर नहीं सकते। अभी का जो नुपुर शर्मा का जो उदाहरण है
उससे हमने यह सीखा होगा कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी चिंता करनी होती है, क्योंकि जब तक हमारा देश इस मध्य पश्चिम की ओर से प्राप्त होने वाले तेल पर निर्भर है, हम उसको त्याग नहीं सकते। उस समय कुछ समझौते हमें करने पड़ते हैं। इस प्रकार से यह अपरमात्रिका कैसे होगी हमारी व्यापार व्यवस्था, इसे देखना, और यदि हम हमारी सरकार की नीतियां देखेंगे, हमारे ध्यान में आएगा कि हम जिस भी क्षेत्र में अपरमात्रिका बन सकते हैं, ऐसे व्यापार के लिए योग्य बन सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से यह पोषण व्यवस्था का भी जो विचार है, यह हमने किया। अगले सत्र में, अगले पुष्प में हम ऐसी श्रेष्ठ व्यवस्थाएं निर्माण करने के लिए समाज को संगठित करना होता है। समाज संगठन क्या होता है, इसका विचार हम अगले व्याख्यान पुष्प में करेंगे। यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसी को कोई सवाल पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। लो। नवीन कुमार जी पूछना चाहते हैं। हाँ नवीन जी पूछिए। नवीन जी अनम्यूट करके पूछिए। जी नमस्कार। इसकी न्यायालय में लग रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। इसका मतलब है कि अपने केस में वो दम नहीं। हेलो। हाँ जी। जी बोलिए। जी नमस्कार। एक प्रश्न नहीं था, बस कुछ बताना था। आपकी ये पुस्तक जीवन का भारतीय प्रतिमान पढ़ रहा हूँ, उसका कवर पेज एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसमें कश्मीर का नक्शा थोड़ा सा गलत सा है, तो ये मेरे ध्यान में है, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। जरूर उसको देखेंगे और अगले संस्करण में उसको दुरुस्त कर देंगे। जी धन्यवाद। अभी तो इतना ही हो सकता है, लेकिन आपकी सूचना के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसी और को कोई सवाल पूछना है? श्रेयांश जी आप पूछिए। श्रेयांश जी अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हा, मी कुलदीपिका केसकर आहे, माझ्या नातवाचं नाव आहे श्रेयांश. अच्छा हाँ ठीक है। तर मला एकच विचारायचं होतं की शिक्षण पद्धती जोपर्यंत आपण बदलत नाही तोपर्यंत हे पुढचे सगळ्या स्टेप्स बदलणार असं मला वाटतंय, तर आपलं काय मत आहे त्याच्यावर? मैंने अभी तक के आज 21वां पुष्प है, उसमें कम से कम 3-4 पुष्पों में तो यह बताया है शिक्षा अकेली भारतीय नहीं बन सकती। इसे जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतनी हमारी शिक्षा की दृष्टि से भी लाभ होगा और पूरे समाज जीवन को भारतीय बनाने की दृष्टि से भी हमें लाभ होगा। 150 वर्षों से अधिक काल से शिक्षा को भारतीय बनाने के प्रयास चल रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों ने किए हैं, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, फिर रविंद्रनाथ ठाकुर, योगी अरविंद, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों ने। बाद में इनके काम बंद नहीं हुए, सब चल रहे हैं। इसके अलावा विद्या भारती ने बहुत व्यापक ऐसा प्रयास भी किया है। आज भी हम राज्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षण शास्त्र, समाज शास्त्र सभी तो अभारतीय पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस जीवन की समग्रता को हम समझें, आप भी इसे समझें कि समाज जीवन के सभी अंगों के भारतीयकरण के साथ में ही शिक्षा भारतीय बनेगी, अकेली भारतीय नहीं बन सकती। हाँ, बाकी सब क्षेत्रों को भारतीय बनाने की दृष्टि से मार्गदर्शन शिक्षा करे, यह तो ठीक है।
प्रसाद जोशी, आप अगला सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? हाँ, ठीक है। आपको कैसे दिख रहा है? नहीं, मुझे तो स्वाति जी ने लास्ट टाइम बताया, इसलिए पता चला कि मैं शायद हाँ, तो वो तो ठीक है, स्वास्थ्य कामना अपनी करता हूँ जगह पर कि है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसे ही कार्य करते रहें। बहुत धन्यवाद। हाँ, एक जो प्रश्न जो मन में उठ रहा है, शायद आप भी उस पर विचार कर ही रहे होंगे कि शिक्षण का इतना महत्व है, और आज जब हम देखते हैं कि जो शिक्षक हैं वो नौकरी करने की वजह से वो चाहते हुए भी उस प्रकार की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और शिक्षण व्यवस्था भी वैसी है, तो हम ऐसी कोई समांतर एक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं कि जिससे एक आधिकारिक तौर पर, या जो जिसको ऑथेंटिक ज्ञान बोलते हैं, जैसे मुझे मेरे बेटे को कुछ देना है तो मुझे ऐसे किसी व्यक्ति को का संपर्क करना होगा जिसके चलते ऐसा आधिकारिक ज्ञान मैं मेरे बेटे को दे सकूं जो मैं मेरे बचपन में नहीं पाया। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके देखिए, विचार? समाज जीवन में जो परिवर्तन होते हैं ना, जी बिजली के स्विच की तरह नहीं होते हैं कि इधर का स्विच ऑफ कर दिया, चलो ये विषय समाप्त हुआ, अभी दूसरा विषय। जी जी इस प्रकार से समाज जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ करते, वह धीमी गति से होते हैं। जी और इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, ये जो शिक्षा है इसको मैं बंद कर दूंगा और पूरी तरह से भारतीय शिक्षा, तो भारतीय शिक्षा तो ऐसा आपको शिक्षक ही नहीं मिलेगा कि जो जी इस प्रकार से सामर्थ्यवान हो, जो अपने बलबूते पर, अपने आत्मविश्वास के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर समाज जीवन में ऐसा विद्या केंद्र चला सके जी जो श्रेष्ठतम व्यक्ति को निर्माण कर सके, जी और जो वर्तमान की जो विचित्रताएं हैं, विपरीतताएं हैं, जी उनका सामना करते हुए भी सफल हो जाए, जी 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 ऐसा आचार्य मेरे देखने में तो अभी तक नहीं है। हाँ, नहीं कुछ गुरुजी, आपकी बात बढ़ने सही है। वाले। मेरा जो जो नहीं, पूछने सुनिए का सुनिए, जो, आगे आगे सुनिए। हाँ जी हाँ जी हाँ मेरा निरीक्षण जो है कि जी ऐसे कुछ लोग अवश्य हैं जी जो ऐसे गुरुकुल निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। जी यह जो ऐसा प्रयास करने वालों की संख्या बड़ी होगी, जी लेकिन सामान्यतः तो गुरुकुल शुरू करना है तो एक ट्रस्ट स्थापित कर दिया और एक जी गुरुकुल शुरू कर दिया, एक गुरु को नियुक्त कर दिया। अब गुरु नियुक्त तो थोड़ी होता है, गुरु जी तो जी स्वयं जी होता है। तो ट्रस्टी कुल होते हैं, गुरुकुल थोड़े ही होते हैं। बराबर। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और इस दृष्टि से वर्तमान में हम अपने जीवन में भारतीयता कितनी ला सकते हैं? सबसे पहले तो बौद्धिक स्तर पर क्या हमने भारतीय जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास किया है? हमारी समझ में आई हैं? उनमें से जो तत्व हम अपने कुटुंब में, अपने घर में प्रत्यक्ष स्थापित कर सकते हैं, उनके प्रयास करो, विरोध निमंत्रित न करो। ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया का विषय तो आगे आने वाला है, संक्षेप में मैं बता दूं। जी अपने से शुरुआत करो कि मैंने अपने व्यवहार में भारतीयता लाने का कितना प्रयास किया है, कितना ये सफल हुआ हूं। ऐसा जब आप अपने को पाएंगे तो लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे, लोग आपकी ओर देखकर अपने में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होंगे। जी 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 उनकी प्रक्रिया ऐसी धीमी गति से चलेगी। वर्तमान में तो आप इतना ही कर सकते हैं कि कोई ऐसा श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो वहां अपने बच्चे को भेज सकते हैं गुरुकुल में। या फिर जो विपरीत शिक्षा आ रही है, रोज वो नया कुछ सीख के आता है, शुल्क को समाप्त कर सकते, विद्यालय से या समाज से कुछ विपरीत सीख कर आता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके साथ संवाद बनाए रखना और उस विपरीतता को दूर करने का प्रयास करते रहना। जी जी में जो स्वाभाविक भारतीय वातावरण है, उससे
उसको प्रभावित प्रेरित होने देना, इतना ही अभी कर सकते हैं मोटे तौर पर। गहराई में जाकर तो कई बातें की जा सकती हैं हर एक की क्षमताओं के अनुसार। नहीं, मेरा जो कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान हम कहाँ से पा सकते हैं? ऐसे कोई कोर्सेज चलाए जा सकते हैं, जैसे भीष्म इंडेक्स यूनिवर्सिटी उसमें भागीदार हो सकती है, या आपके पुस्तक के माध्यम से, या ऐसे कुछ जिससे मेरे जैसे लोग जिनको कुछ करने की इच्छा है तो उनको कोई मार्गदर्शन मिल सके। आपने जो जिसे कहा ना, भारतीयता हम किसे कहेंगे? मेरा हाँ, प्रश्न जो है वो ये। मुझे ध्यान में आ गया। जी आपने जो बताया है ना, इसके ऊपर तो भारतीय शिक्षण मंच निरंतर विचार कर रहा है। जी ये तो कोरोना के काल में जो बनाया था वो सब बिगड़ गया था, अभी उसको जी फिर जी से बांधने का प्रयास चल रहा है। आपने वो पत्रक मैं फिर से इस खाते में डालूंगा व्हाट्सएप पे, इसमें आप देखेंगे कि भारतीय शिक्षण मंच के इंडिया को भारत बनाने के जो लक्ष्य है जी उसके लिए 3 प्रमुख उपक्रम हैं। ओके। पहला तो यह है कि साहित्य निर्माण करना, दूसरा यह है कि पाठ्यक्रम निर्माण करना, और तीसरा है आचार्य निर्माण करना। वाह। तो साहित्य निर्माण की दृष्टि से तो ये 3 पुस्तक आपने देखे हैं। एक जी पुस्तक और भी, ग्राम विकास भारतीय दृष्टि, ऐसे भी एक प्रकाशित हुई है जो भारतीय शिक्षण मंच ने ही प्रकाशित की है। और पाठ्यक्रम की दृष्टि से कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। एक तो यूनिवर्सिटी लेवल का तैयार करने का उपक्रम चल रहा है, जी जी और कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के लिए एक अतिरिक्त विषय के रूप में पाठ्यक्रम तैयार है, जिसका प्रत्यक्ष में उपयोग विनियोग यह आने वाले शैक्षिक सत्र से कुछ विद्यालयों में शुरू होगा, ऐसी आशा है। इसके जी जी अलावा भी जीवन से जुड़े हुए जो विषय हैं, कुटुंब है, ग्राम जीवन है, व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में पाठ्यक्रम बनाने, इस प्रकार की हमारी इच्छा भी है और प्रयास भी हैं। देखें कितनी बढ़िया। जल्दी बन पाते हैं। समस्या तो ऐसे विद्वान और कार्यकर्ताओं की संख्या की है। आप जैसे लोग कार्यकर्ताओं में इसमें जुड़ जाएं, जो अध्ययन भी कर लें और फिर ऐसे पाठ्यक्रम बनाने की टोली में सहयोग भी दें, तो और शीघ्रता से हो सकता है। अवश्य। मुझे इसका कुछ माहिती मिले तो मैं मेरे जैसे विचारों के लोगों तक पहुंच सकता हूँ। आप जोशी जी बात कर रहे हैं ना, बड़ौदा से? जी जी, प्रसाद जोशी जी जी हाँ, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा और जरा गहराई में बात करेंगे इस विषय पर। अवश्य। अभी और भी जो श्रोता हैं उनमें से और भी इसमें कोई इच्छुक है तो वह भी मुझे कृपया संपर्क करें। रीवा विश्वविद्यालय से कुलपति राजकुमार आचार्य निवेदन कर रहा हूँ। राजकुमार जी नमस्कार। जी भाई साहब, प्रणाम कर रहा हूँ मैं। प्रणाम प्रणाम। मन में विचार आ रहा है, आपने विषय रखा था कि शिक्षा व्यवस्था में, गुरुकुल रचना में शिष्य गुरु को समर्पित करते थे। भारत में आने वाले समय में क्या शिक्षा जो बहुत महंगी है, विद्यार्थी के लिए शिक्षा निशुल्क हो, इस पर हम कैसे विचार कर सकते हैं, और देश में शिक्षा के निशुल्क प्रसारण के लिए किस प्रकार की समाज रचना की अपेक्षा होनी चाहिए, विचार आपसे सुनना चाहता हूं। राजकुमार जी, आपने जी बहुत बड़े विषय को सामने रखा है। कैसा है, मेरा निवेदन आपसे एक जी है कि नलिन जी आपके यहाँ वो 2 खंड लेकर आए हैं। जी क्या है उसमें, जीवन को समग्रता से कैसे देखा जाता है। जैसे मैंने बताया अभी कि 150 वर्षों से अधिक काल से शिक्षा को भारतीय बनाने के प्रयास चल रहे हैं, शिक्षा भारतीय नहीं बन पा रही। जी उसका कारण यह है कि समाज जीवन के बाकी सारे क्षेत्र जो है वह भारतीय ढंग से चलते रहें।
तो अकेली शिक्षा भारतीय नहीं बन पाएगी। जैसे समाज जीवन की अर्थव्यवस्था यदि एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलती होगी, तो शिक्षा में आपको यूनिवर्सिटी में आपको तो एडम स्मिथ ही पढ़ाना पड़ेगा ना। जी भारतीय न्याय व्यवस्था यदि ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के आधार से चलती होगी, तो आपको यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस ही पढ़ाना पड़ता है। जी तो इस दृष्टि से यह एक अभियान के रूप में इसको चलाना होगा। इंडिया को भारत बनाना, हमने तो उसको बहुत सरल ऐसा नाम दे दिया है, लेकिन मोटे तौर पर जीवन समग्रता में भारतीय बने। शिक्षण तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति वैसा समाज, यह तभी ठीक होता है जब उस व्यक्ति की पार्टी जो है वो कोरी होती है। अभी उसके ऊपर इतना विपरीत और इतना क्या कहें कि मानव जीवन के लिए अहितकारक ऐसा इतना सारा लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसको एक कोने से कोरा करते जाना, उसके ऊपर अपना लिखते जाना, उस कोने को बढ़ाते जाना, अपना लिखते जाना, इस प्रकार से जी क्रमशः ही यह काम होगा। दूसरे खंड में जो अंतिम 4 अध्याय हैं, वह परिवर्तन की प्रक्रिया को ही बताते हैं। ये परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे होनी चाहिए। तो आपने जो बताया उसका व्याप जो है, यह खंड 1 और खंड 2 दोनों मिलाकर है, और इसीलिए यहाँ मैंने केवल संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। आपकी जिज्ञासा जो है, यह बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है, और उसका उत्तर यही है, इसको समग्रता में हम समझें। परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, यह धीमी गति से होती है सामाजिक जीवन में, यह उत्क्रांति से होती है, क्रांति से नहीं होती। प्रारंभ अपने से करना होता है। प्रारंभ के काल में शत्रुत्व को निमंत्रित नहीं करना, यह भी देखना होता है कि जिससे अपनी शक्ति का पूरा सदुपयोग इस परिवर्तन की प्रक्रिया में लग सके। इस प्रकार के कुछ मोटे मोटे बिंदु तो आज भी कहे जा सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सभी लोगों की जानकारी के लिए मैंने हमारे जो कोर्सेस है, जैसे कि वेदों का अध्ययन, उपनिषद, पुराणों का अध्ययन, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का अध्ययन, कौटिल्य राज्यशास्त्र और अर्थशास्त्र का, और एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 6 कोर्सेस हमारे 13 जून से शुरू हो रहे हैं। मैंने अभी चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उसकी जानकारी दे दी है। अगर कोई आप जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे फोन भी कर सकते हैं, और जो आपके स्नेही जन है इस विषय में रुचि रखते हैं, तो आप कृपया ये मैसेज उन तक भेज दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। संदीप जी, आप पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम, शुभ प्रभात। प्रणाम। गुरुजी मुझे लगता है कि ये सवाल शायद हर व्याख्यान में या लगभग व्याख्यानों में, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा, ये हर व्याख्यान में निरंतर उठता रहा है किसी न किसी श्रोता के थ्रू। तो एक तो पहले जो आपने वॉलेंटियर वाला बोला, तो मैं अपने आप को वॉलेंटियर करता हूँ, क्योंकि हम भी अपने जो 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको भारतीय शिक्षा और भारतीय जीवन के आचरण के अनुरूप हम लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। शहर से ग्राम की तरफ भी जाने का विचार है, और उस जीवन को गो आधारित जीवन बनाने का भी एक लक्ष्य हमने रखा है अपने लिए। तो ये एक हो गया, तो आप मेरे को वॉलेंटियर लिस्ट में आप जोड़ सकते हैं। मुझे और मेरी पत्नी जो है वो पूरी तरह से बच्चों की शिक्षा पे समर्पित है अभी। ठीक है। अभी बाकी सब लोगों का समय इसके लिए व्यय न करते हुए जी हम जी फोन पर बात करेंगे। मेरा फोन नंबर आपके पास होगा ही, जी जी तो फोन पर संपर्क कर लेंगे और थोड़ा गहराई में बात कर लेंगे। ठीक क्या है नाम सर। बताया आपने? संदीप यादव। संदीप यादव। कहाँ के हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा झज्जर जिले का मूल निवासी हूँ। ठीक ठीक। जो व्याख्यान से संबंधित सवाल ये है
कि जो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, और जो आपने प्रकृति का भी एक एंगल दिया कि जो रिसोर्सेस हैं, जो धरती माता से जो हम लोग लेते थे, उनका जो क्या कहते हैं, दोहन जो है वो अत्यधिक हो गया है। तो उस पर कहीं ना कहीं पॉलिसी के थ्रू एक अंकुश लगाया जा सकता है क्या? क्योंकि आप देखेंगे एक सामाजिक तौर पे जैसे 2 पे 1 फ्री बिस्किट ले जाइए, 2 पे 1 फ्री आटा ले जाइए, 2 पे 1 फ्री, जो एक फ्री का कॉन्सेप्ट और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं वो एक रिसोर्सेस को मिस यूटिलाइज करने का एक प्रोसेस है, जहाँ पे हम कपड़ों का एक बात हो गई, खाना पूर्ति भी एक चीज है, और दूसरा क्या जो बार्टर सिस्टम था, जो आज की डेट में मनी एक्सचेंज जिसको हम कर रहे हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो वो क्योंकि बार्टर सिस्टम भी बताया गया है कि उसमें भी कुछ त्रुटियां थी। तो अब अगर बार्टर सिस्टम और ये दोनों दोहन वाले विषय पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल सके। देखिए, पहली बात तो हम ये ठीक से समझ लें कि अंग्रेज भारतीय जीवन के मर्म को तो नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बार्टर सिस्टम कह दिया। ये तो बाल बुद्धि का लक्षण है। वास्तव में आप देखिए, आपके कुटुंब में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या नहीं, बताइए। आपके कुटुंब जीवन में सभी सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी खाने को मिलना, सुरक्षा मिलना, पोषण के लिए मिलना, ये सबको मिलता है या नहीं मिलता है? जी मिलता है गुरुजी। मिलता है। उसके लिए पैसे का लेन देन होता है क्या घर में? नहीं होता। तो जिस प्रकार से कुटुंब में पैसे के लेन देन के बिना जीवन चलता है, हर व्यक्ति के चरितार्थ की चिंता की जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसी प्रकार से जब विस्तारित स्तर पर गांव में इसका विचार होता है, तो हम ऐसा कहें कि उसे हम यदि ग्रामकुल कहें तो समझने में सरल हो जाएगा। तो ग्रामकुल में भी खरीदने बेचने की व्यवस्था नहीं थी, कोई दुकान नहीं हुआ करते थे, तो यह देने की व्यवस्था हुआ करती थी। जैसे मैं बढ़ई का काम करता हूं, लकड़ी का काम करता हूं, मैं देखता हूं कि ये किसान रोज खेती पर जा रहा है अपने बैलगाड़ी पर बैठकर, इसके गाड़ी के पहिया एक खराब हो रहा है, तो उस किसान के मेरे यहाँ आकर पहिया बदलने की मांग करने की राह मैं नहीं देखता। मैं सोचता हूँ अरे ये तो मेरा ही है, अपना ही है, अपने कुटुंब का ही एक सदस्य है, तो मैं उसके लिए पहिया बना कर रख देता हूँ और उसे कहता हूँ अरे भैया तुम्हारे लिए पहिया बना के रखा है, ले जाना। खरीद लेना नहीं कहता, ले जाना। और इस प्रकार से देने की अर्थव्यवस्था खड़ी की गई थी। ये ग्राम विकास भारतीय दृष्टि, इस पुस्तक में इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा और अधिक विस्तार से लिखा गया है। यह पुस्तक भी 60 रुपए की है मात्र। केवल 60 रुपए की पुस्तक भेजना ठीक नहीं लगता, इसके लिए एक 5 की मात्रा में यदि कोई मंगाता है तो भेजना सरल होता है, और 60 रुपए की पुस्तक कोई बहुत महंगी भी नहीं पड़ती है, तो ये प्राप्त की जा सकती है। तो गांव का विकास के बारे में भी आप इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, इस दृष्टि से भी इस पुस्तक का आपको बड़ा उपयोग हो सकेगा। कुटुंब सुदृढ़ीकरण का विषय तो आ ही गया है, वो शायद आपके पास होगी भी। जी है सर। इस दृष्टि से इसमें कार्यकर्ता के रूप में भी काम करना है, तो दृष्टि तो अपनी ठीक करनी ही होगी। इस दृष्टि से ये जो 4 पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन ये आप अच्छी तरह से कर लें, चर्चा कर लें। कोई शंका आती है, जिज्ञासा होती है तो मुझे पूछ लें फोन करके, तो उनका निराकरण करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी, है
सरल काम करने नहीं जा रहे आप लेकिन सरल काम और कठिन नहीं होंगे। गुरुजी पुस्तक जो है ग्राम विकास भारतीय दृष्टि, क्या भीष्म इंडेक्स पे अवेलेबल है या नहीं, वो तो भारतीय शिक्षण मंच के पास उसकी विक्रय की जिम्मेदारी है। तो आप मुझे फोन कर देंगे तो पता भेज देंगे तो मैं उसे भिजवाने की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक। वीणा दीदी आप पूछिए। ये जो आपने कोर्सेज की लिखा है डिटेल, जी। इसमें इसका स्वरूप जानना चाहती हूँ, कैसे रहेगा, कैसे होंगे ये कोर्सेज? ये एक कोर्स इसका में स्वरूप 6 टॉपिक्स हैं, कैसे है? नहीं, या हर एक कोर्स अलग है। मैं इसकी जानकारी आपको फोन पर भी दे सकती हूँ बाद में डिटेल में। ये कोर्सेस ऑनलाइन रहते हैं। हाँ हाँ। हाँ और इसका कैसा एग्जाम होता है, हर रोज जी, होता है बच्चा? जी। इसकी मतलब स्टडी मटेरियल भी ई बुक फॉर्म में दी जाती है और एग्जाम भी रहती है, ऑनलाइन ही रहती है एग्जाम भी। ओके। और रोज का होता है लेक्चर? हफ्ते में 3 बार है ये। क्योंकि बहुत सारी चीजें साथ में चल रही है तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं, इच्छा तो है। अच्छा, शाम को और सुबह 2 वेदास के 2 कोर्सेस है, मतलब 2 बैचेस है ऑप्शन है। जी। और ओके रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहती है। ओके ओके, मैं कॉल करती हूँ। जी जी। धन्यवाद केरकर सर जी। धन्यवाद केरकर सर। फिर से हम समारोह करेंगे आज के सत्र का और अगले गुरुवार को यानी 16 जून को फिर से मिलने वाले हैं। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार 16 जून को। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।